गुड मॉर्निंग एट क्लास। एसएसटी का हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पहले, बायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी थी यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में आपको पहले बता दिया था मैंने। अब मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़, जो ज़मीन को प्रयोग करने में जो फैक्टर्स काम करते हैं, क्यों हम ज़्यादा ज़मीन का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। द अमाउंट ऑफ लैंड पुट पर्टिकुलर यूज varies from one region to another. For example, in India, the land under agriculture is much more than that in Canada or Australia. Even within the same region, the land use varies from time to time. प्रत्येक क्षेत्र में जो भूमि का उपयोग है वो अलग अलग होता है। भारत में एग्रीकल्चर के लिए जैसे ज़मीन यूज़ होती है वैसी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में नहीं होती, वहाँ से ज़्यादा भारत में, क्योंकि हर देश की अपनी स्थिति अलग है। कोई कृषि पे डिपेंड होता है, कोई इंडस्ट्री पे डिपेंड होता है, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का कुछ बिजनेस है। तो जैसे वहाँ की स्थिति होगी उसी के अनुसार भूमि का उपयोग होगा। इसको कई फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर ऑफ ए रीजन सच एज रिलीफ फीचर, सॉइल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट इन डिसाइडिंग द लैंड यूज ऑफ द रीजन। जो फिजिकल यानी बनावट जो है, वो जो फैक्टर है, जो तथ्य हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का मौसम है, वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी वनस्पति है, प्राकृतिक संपदा है, और पानी की उपलब्धि कैसी है वहाँ पर, वो ये डिसाइड करती है कि ज़मीन का यूज़ कैसा होगा। ठीक है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या यूज़ करेंगे उसका, या मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे उसका, है ना। तो जहाँ फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग यूज़ कर लिया जाता है। मान लीजिए पानी नहीं है लेकिन वहाँ कुछ और तो हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो वहाँ के क्लाइमेट को देखकर क्लाइमेट देखेंगे और वहाँ का जो वेजिटेशन देखेंगे, अवेलेबिलिटी देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, मिट्टी किस प्रकार की है ये देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ उसका ज़मीन का यूज़ करेंगे। द रिवर प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ रिच alluvial deposits are very fertile. They are thus used for cultivation of crops. The Ganga plain in India and the Huanghe basin in China are good examples. देखिए, जो रिवर्स की प्लेन्स हैं यानी जहाँ से जो मैदानी भाग है, जहाँ से गंगा बहती है या नदियाँ बहती है, कोई भी नदी हो सकती है, प्लेन मैदान वहाँ के, तो वहाँ डिपॉजिट हो जाती है बहुत सारी मिट्टी, वो बहाकर जो लाते हैं ना, तो वो उसको मिट्टी को जैसे ऊपर से फ्लो के साथ पानी आता है तो उसके साथ वहाँ के जो खनिज लवण पदार्थ हैं वो उसके साथ बह के आ जाते हैं। लेकिन ढलान से पानी बहुत फास्ट आता है, और जब वो प्लेन एरिया में आता है तो पानी की गति धीमी हो जाती है, वो शांत भाव में बहने लगता है। उसके बीच में जो मिक्सचर ऊपर से आते हैं, जो मिक्स होकर चीज़ें आती हैं पहाड़ से, वो सारी वो मैदानों में बिछाती हुई चली जाती है। साफ पानी बहना शुरू हो जाता है, बाकी जो कण होते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जो नदियों की जो प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, वो बहुत उपजाऊ होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी इसने बताया, जो गंगा का प्लेन मैदान है, प्लेन एरिया है, जहाँ जहाँ गंगा जाती है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं, प्लेन एरियाज। और जो चीन की नदी का नाम बता रखा है हुआंग बेसिन, ये ऐसे एग्जाम्पल है कि जिस जिस क्षेत्र से नदियाँ बहती हैं वहाँ की ज़मीन प्लेन एरियाज की बहुत उपजाऊ होती है। द हाई माउंटेन स्लोप्स में नॉट बी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट देयर थिक फॉरेस्ट कवर द सीनिक ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। अब देखो, प्लेन में तो उन्होंने खेती कर ली, पहाड़ों का क्या करें, पहाड़ों में तो खेती नहीं हो सकती, क्योंकि स्लूपी उनकी जो डायरेक्शन होती है, ढलान वाला जो क्षेत्र होता है, खेती करते हैं लोग लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी कामयाब नहीं है। तो क्या होता है, वहाँ पे सीन होते हैं, सीनरीज होती हैं, दृश्य होते हैं प्राकृतिक, जो लोगों को आकर्षित करते हैं, किसके लिए, घूमने के लिए, टूरिस्ट को। तो वो सब बेकार नहीं है, ये नहीं कि पहाड़ है तो वहाँ कुछ है ही नहीं,
वहाँ पर इतनी हरियाली है, इतने थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं और ऐसे ऐसे मतलब नेचुरल जो ब्यूटी है वो देखने को मिलती है। तो वहाँ के लोगों का जो इनकम का साधन है वो बन जाते हैं, यूज़ करते हैं वो। एंड द एल्पिन meadows provide excellent grazing ground for sheep। जो meadows होते हैं चारागाह, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, तो ये जो भेड़ों को चराने के लिए ग्रेजिंग होता है, चराने के लिए एल्पिन के जो meadows हैं, चरागाह हैं, मैदान है, हरियाली से भरे हुए हैं, घास बिछी रहती है, तो वहाँ पर भेड़ पालन का कार्य बड़े आसानी से होता है। वो इसी काम में यूज़ करते हैं उस जमीन को। The plateau region of the world, like the African plateau or the Deccan plateau in India, are the storehouse of minerals। जो प्लेट्यूज होते हैं, जो पठार होते हैं, पहाड़ से छोटे, प्लेन से ऊंचे पठार कहलाते हैं। ऐसे ऐसे करके जो जमीन होती है, तो वो जो होती है वो क्या चीज़ है? अफ्रीका के या भारत के हम अगर पठार देखें तो वो स्टोर हाउस हैं, खान है वो इस चीज़ की, मिनरल्स की, खनिज पदार्थों की। माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर मोस्ट कॉमन इन दीज एरियाज। माइनिंग यानी जो सुरंगें, खदान खोदते हैं, सुरंगें खोदते हैं, वो खान जो होती है, कोयले खान, सोने की खान, है ना, इस तरह की जो खानें हैं मिनरल्स की, वो इन जगहों पे ज़्यादा पाई जाती हैं और यहाँ पर ये काम भी अच्छे से होता है। और इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो इन्हीं क्षेत्र के आसपास लगती हैं, क्योंकि आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं सारी चीज़ें, लोहे की या कोयले की जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ की खान है उसके आसपास ही उस चीज़ की इंडस्ट्री लग जाती है, क्योंकि उसे लाने में और यूज़ करने में ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता। दूर से करेंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा उनको, तो चीज़ भी महंगी बनेगी तो फिर वो उस हिसाब से शायद मार्केट में नहीं पहुंच पाएगी, जो पास वाली इंडस्ट्रीज बेच देंगी कम रेट्स पर। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर, मानवीय और आर्थिक जो फैक्टर होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं लैंड यूज़ को। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ लैंड यूज़। फॉर एग्जाम्पल, इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज farmlands or forest may be cleared for constructing buildings, roads and railways to meet the demand of peoples। इसमें यही बताया गया है कि जो मानव संसाधन, जो मानव होते हैं और आर्थिक स्थिति होती है वो प्रभावित करते हैं। कैसे कि ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जिन एरियाज में, वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए और उनके लिए खेती करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए क्या होता है, ज़मीन की डिमांड होती है। ज़मीन पे ही बनेगी ये सब चीज़ें, है ना, आसमान में थोड़ी बनेगी। और कितनी भी ऊंचाई पे बनाओ, बेस तो हमारा ज़मीन ही होता है। सिमिलरली मिनरल्स फाउंड इन अ रीजन मे नॉट बी ऑफ क्वालिटी हाई एनफ टू मेक माइनिंग प्रॉफिटेबल। केवल मिनरल्स का मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता, उनको यूज़ भी तो करना होता है। यूज़ करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है, मनुष्यों की ज़रूरत होती है। मान लो मशीनों से भी करेंगे तो मशीनें तो मनुष्य ही चलाएंगे ना, तो वहाँ पर वो हमें पूरी तरह से उपलब्ध है या नहीं है, लोगों के रहने की स्थिति है या नहीं है, या वहाँ पर पहुँचने के साधन ठीक से बन जाएँ, लोग वहाँ जाना पसंद करें। पहुँचने का साधन ही ठीक नहीं होगा तो लेबर पहुँचेगी कैसे? या वहाँ पर पहुँच भी गई तो जो माल है और वहाँ से उस माल को दूसरी जगह पहुँचाने का साधन ठीक नहीं है, रोड्स नहीं है, रेल नहीं है, तो यूजलेस है सब कुछ, ठीक है। Sometimes development of infrastructure like transport and communication also gives a new dimension to the land use of a region। ट्रांसपोर्ट ने और कम्युनिकेशन ने एक नया आयाम दिया है लोगों को, एक नई सोच दी है लैंड यूज़ करने की। कुछ जगह तो हम जा नहीं सकते थे या वहाँ पर संपर्क करने का कोई साधन नहीं था कम्युनिकेशन का, तो लेकिन अब जो है साइंस डेवलप हुई है और उसमें कोशिश की गई है उन जगह तक भी पहुँचने की जहाँ पहले पहुँचने के साधन नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इन द prairies of the USA and Canada facilitated the extensive cultivation
of wheat and corn in these grasslands. ये दूसरे देशों के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि वहाँ पर काफ़ी तरक्की हुई है। कैसे हुई है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा, और इकोनॉमिक जो उनकी स्थिति है उसने उनको प्रेरित किया है। लैंड यूज़ इन इंडिया, भारत में ज़मीन का यूज़ कैसे होता है? हर देश में अलग अलग है, हर जगह की क्लाइमेट अलग है, हर जगह की फसलें अलग है ना, बनावट के आधार पर अलग है। तो इंडिया के बारे में हम बताएंगे। इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। यहाँ पर खेती के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड होते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स ओनली। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं सामान का, वो लिमिटेड एरियाज़ में है और बहुत कम भी है, क्योंकि लोग खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इफ़ वी एनालाइज द लैंड यूज पैटर्न वी कैन सी दैट इंडिया हैज़ ए हाई परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन। यूज़ के मामले में देखें तो हमारा जो है भारत कल्टीवेशन, कृषि में, खेती में ज़्यादा लैंड को यूज़ करता है। दिस इज़ नेसेसरी टू फीड द बिलियंस प्लस पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। और उसका कारण भी बता दिया गया है कि यहाँ बिलियंस में पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर उपज नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? उनके लिए खेती भी करनी जरूरी है। However, since most of the cultivable land is already under crops, there is little scope for increasing its percentage. अधिकतर ज़मीन खेती के लिए है और अच्छी ज़मीन जो है और उसकी परसेंटेज बढ़ाने का स्कोप भी नहीं है। सो इट इज़ इसेंशियल टू मैनेज आवर क्रॉप लैंड साइंटिफिशियली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़मीन को वैज्ञानिक तौर से मैनेज करें, उसका उपयोग करें वैज्ञानिक तरीक़ों से। ठीक है, अगर हम साइंस का साथ लेकर के एग्रीकल्चर में चलते हैं तो हमें लाभ ज़्यादा होता है। पहले लोग क्या थे, किसान अनपढ़ थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कब फसल बोनी है, कितने दिन पहले बोनी है। यहाँ तक कि 1 वीक और 2 वीक का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है फसल बोने में। अगर आप जल्दी कर देते हैं या देर कर देते हैं तो उससे हमारी फसल प्रभावित होती है। कब पानी देना है, कितना पानी देना है, एक खेत में कितना बीज लगना चाहिए, ये साइंटिफिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो बताते हैं। हमें उनसे जानकारी लेकर ही खेती करनी चाहिए, वरना बहुत सारा पैसा किसान ऐसे ही यूज़ करते हैं। कितना खाद एक खेत के लिए ज़रूरी होता है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि चलो, जैसे बच्चे को सोचते हैं ना, इसे ज़्यादा खिलाओ, जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी जवान हो जाएगा। होता क्या है, उल्टा बच्चा बीमार हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, लीवर उसका डैमेज होता है। वही हाल हमारी फसल का है। तो जब किसानों को ज्ञान नहीं होता कितना खाद लगेगा, ज़्यादा लगा देंगे तो फसल नष्ट हो जाती है, कम लगा देंगे तो अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पानी कब लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, ये नॉलेज नहीं होगी तो जितनी हमारी यूज़फुल लैंड है हम उसका उतना भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कई रीजंस हैं। इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर इज़ क्वाइट लो। जो जंगलों से घिरा हुआ एरिया है वो काफ़ी कम है। About 1/3 of the total land area of the country should be under forest in order to maintain ecological balance। जो हमारा ecological balance होता है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो जितना भी पर्यावरण है उसको बैलेंस करने के लिए पर्याप्त नहीं है इतना जितना होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ pasture land is also very poor। 1/3 होना चाहिए, इतना है नहीं। और जो हमारा ज़मीन है वो काफ़ी पुअर मानी जाती है, उसका posture कंपेयर्ड इमेंस नंबर ऑफ लाइव स्टॉक दैट वी हैव। जितने हमारे पास जीवन है, जितने हमारे पास पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारी ज़मीन का जो क्षमता है, उत्पाद क्षमता है, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, जो ज़मीन का जो अपरदन होता है, ज़मीन जो खराब हो जाती है या अच्छी ज़मीन का हम सही यूज़ नहीं करते हैं, उपजाऊ मिट्टी कैसे नहीं रह पाती है हमारी ज़मीन पे,
उसके कई कारण बताए हैं। लैंड डिग्रेडेशन हैपन्स व्हेन द लैंड इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जब ज़मीन हमारे खेती के लिए लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती, हम कुछ समय हमने खेती की अच्छी हुई लेकिन फिर वो बेकार हो जाती है, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, उसकी वीकनेस आ जाती है मिट्टी में, तो वो डिग्रेडेशन कहलाता है। सम इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर दिस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड। जनसंख्या का बढ़ना और ज़मीन के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर रहना, ज़्यादा प्रेशराइज करना भूमि को ज़्यादा उत्पाद के लिए, वो इसका कारण है। एंड डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरेजन, जंगलों का कटाव है, मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव है, जो जैसे बाढ़ आई, नदियाँ आई, वो बहा के ले जाती है उपजाऊ मिट्टी को, ऊपर की परत उपजाऊ होती है वो बहा के ले जाती है और नीचे की जो है वो रह जाती है बंजर भूमि। टुगेदर ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड एंड एड टू द दिस नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको वो चले जाते हैं फ्लड वगैरह में, और नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, बाढ़ वगैरह या लैंडस्लाइड्स इसके जिम्मेदार होते हैं। लैंडस्लाइड